स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो है वो एबीओ का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रश्नों के माध्यम से कुछ तथ्यों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज अपलोड क्लास मिल रही है क्योंकि थोड़ी सी जो है वो काम का इशू आ गया है, इसलिए आज अपलोड कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि हम लोग ऑनलाइन नहीं है, यही सोचकर आप पढ़ाई करेंगे कि ऑनलाइन है और सभी उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है उसको भी बताएंगे, जरूर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक चीज और, आप जो है इसको शेयर जरूर कर दें और वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही सुनियोजित तरीके से निकाला गया दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में बता देता हूं जो हम लोग का चल रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। एबीओ का कोर्स अभी लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, फीस है इसका 2000 रुपए। ठीक, तो आप अगर आपको लगता है कि आपकी कमजोरी है या कुछ चीज में डाउट है या कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, वहां पर उसको कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। इसमें आपको मिलेगा वीडियो क्लास मिलेगा सिलेबस वाइज, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और लाइव डाउट क्लासेस जो भी है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ठीक है, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। बात करें ऑप्शन ए की, तो यहाँ पर पंजाब, दिल्ली या जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध तथा बलूचिस्तान। तो यहाँ पर अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों, तो आपको याद होगा त्रिभुजाकार जो है वो आकृति थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और बात करें तो ये जो है क्या कहें, पूर्व वाला जो हिस्सा है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। ठीक है, आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक जो है वो विस्तृत थी। ऊपर बात करें तो ऊपर में जो है वो चिनाब नदी तक। ठीक है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक। और इधर बात करें तो सिंध तक ये विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान या वाला एरिया। ठीक, और नीचे जो है वो दक्षिण में आपका दाइमाबाद, कई जगह दैमाबाद है, दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी का तट जो है वहां तक ये विस्तृत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंध में इधर देखें तो दाश्क नदी तक जाता है। ठीक, तो ये लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, अब मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे। अब ऊपर उत्तर जो है भारत की बात करें उत्तरतम, तो ये जम्मू कश्मीर आ जा रहा है। तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान भी आएगा, गुजरात भी आएगा, उत्तर प्रदेश तो मैंने बता ही दिया हूँ, हरियाणा भी आएगा, सिंध भी आएगा और बलूचिस्तान भी आएगा। तो आप लिख लीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट हुआ तो कमेंट जरूर करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्रोत कनाडा का संविधान है? किसका स्रोत कनाडा से लिया गया है, इसका मतलब सीधा सीधा ध्यान रखें, किसका स्रोत कनाडा का संविधान रहा है। केंद्र के साथ संघात्मक शासन, तो ये बिल्कुल दोस्तों ये कनाडा के साथ, कनाडा से ही लिया गया है, इसको ध्यान रखेगा। केंद्र के साथ जो है वो संघ राज्य का और राज्यों का जो है वो कैसा संबंध रहेगा, ये है कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान करना, ये भी कनाडा से लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया है। फोर्थ बात करें राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, आर्टिकल 80 की बात जो है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों, ये जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ये कनाडा से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 कनाडा से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको स्रोत भी बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ाई करके रखने दोस्तों, तभी आप जाके जो है क्लियर कर पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है यहाँ पर, सुमेलित करिए। और प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है। अच्छा, किसने कहा था? ठीक है, ये दिया हुआ है, किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। ठीक है, किसने कहा था? प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक भी आपको याद रहे, एक या दो स्टेटमेंट भी याद रहे तो आपका बन सकता है। यहां पर जो प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है, ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मिलाएंगे तो आपको फिर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा, A4 वाला। तो यही सही होने वाला है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का कुंजी है, ये कहा था किसने? तो बी का आंसर 3 है, अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, ये कहा था मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। और संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों में, जो सुमेलित वाले प्रश्न में है, एक या दो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे प्रश्न बन जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। डलहौजी द्वारा विलय किए गए किस राज्य के विलय को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अस्वीकार कर दिया था? ठीक है, देखिए दो प्रकार के बोर्ड होते थे। अंग्रेज ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी तब उसको रेगुलेट किया गया, तो दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। तो उसमें दोस्तों जब डलहौजी का हड़प नीति आया तो बहुत सारे उसने जो है रियासतों को हड़पा था। तो इसमें कौन सा जो है वो किए गए विलय किए गए किस राज्य को अस्वीकार कर दिया गया था? झांसी को, अवध को, मैसूर को, करौली को। तो ये बहुत पूछा जाता है कि किस किस को अपने में मिला लिया था, लेकिन इसको अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर होगा करौली। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की टीम थी उसने करौली के जो है उसको गलत ठहराया था और इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया था। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पहला ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल तो हो नहीं सकता। ठीक है, उत्तर प्रागैतिहासिक काल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो ये प्रागैतिहासिक काल मतलब जो साक्ष्य मिले हैं उनमें लिखित जो है वो कंटेंट का अभाव है, कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐतिहासिक काल में दोस्तों पूर्णतः लिखा हुआ मिला, उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल में जो मिला है दोस्तों, मिला है, अभिलेख मिले हैं, लिखा हुआ मिला है या मिली है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनेक लेख मिले उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल का जो है वो पीरियड का है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से रिपीट टेस्ट देंगे और कितना आंसर आया कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 9 फरवरी, 4 फरवरी, 7 फरवरी 2022 या 8 फरवरी 2022। तो इसका प्रारंभ किया गया दोस्तों ऑप्शन सी 7 फरवरी 2022 से। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 7 फरवरी 2022। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो जो जिन महिलाओं को मतलब जिनके 1 से 2 साल के बच्चे हैं, गर्भवती हैं, जो ऐसी महिलाओं को जिनको इंजेक्शन नहीं लग पाया दोस्तों, उनको जो है वो ढूंढा जाएगा और उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 7 फरवरी 2022 से किया गया है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के तहत जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें समिति अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको पता है जो भूपेश बघेल जी ने जो है वो राजीव युवा मितान क्लब हर एक जो है वो वार्डों में गठन का जो है रखा है प्रावधान, और इसमें 13,269 जो है दोस्तों
राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा और इनको सालाना जो है 1 लाख रुपया गांवों शहरों के विकास के लिए, उन वार्डों के विकास के लिए दिया जाएगा और युवाओं का जो ऊर्जा है उसको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को साकार युवा ही कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ भूपेश बघेल ने दोस्तों इसकी शुरुआत की है और ये जो है 13,269 बनेंगे और उसके संबंध में समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष होंगे कलेक्टर। अभी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? कलेक्टर होंगे। क्लियर है? चलिए, और इसका गठन कब किया गया दोस्तों? तो ये राजीव युवा मितान क्लब 18 सितंबर 2021। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत बांड का नाम क्या रखा गया है? तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्थ रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्थ रखा गया। आप सीधा सीधा इसको ही ध्यान रखेंगे। क्या रखा है? अर्थ रखा गया है। ये पूछ सकता है इसलिए है, तो इसको आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? ठीक है, पहला, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। एकदम सही है, मध्य प्रदेश विधानसभा मूलतः पारित किया गया था, करेक्ट है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी, बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति जो है वो प्रदान की थी। आपको पता है 25 जनवरी को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों 1994 को। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर 1/11/2001 से प्रभावशील किया, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ शासन ने विधियों का जो विधि बनाई गई थी 1993 का जो अधिनियम था मध्य प्रदेश विधानसभा का, उसको वैसे ही स्वीकार किया गया था। उसके विधियों का अनुकूलन किया गया, जितने नियम थे उनको सीधा सीधा छत्तीसगढ़ में लागू किया गया दोस्तों, और वहां पर उसको विधियों का अनुकूलन आदेश कहा गया। परिवर्तन सिर्फ जहां पर मध्य प्रदेश लिखा गया था, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ लागू हुआ वहां पर मध्य प्रदेश लिखा गया। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में इसके बाद जो संशोधन हुए हैं उसको कोई भी लागू नहीं किया गया। उससे पहले के संशोधन, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था तो 1 नवंबर 2000 से पहले के संशोधन जो है वो लागू किए गए थे। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट देखिए, ये तीनों तो सही है दोस्तों। यह 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इसको अधिसूचित 1/11/2000 को नहीं किया गया। इसकी अधिसूचना जो है 18 जून 2001 को जारी की गई थी। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पूर्ण पारित किया, बिल्कुल गलत बात है। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति की। भाई यहाँ तो विधियों का अनुकूलन आदेश लागू किया गया, तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात ही नहीं है। नेक्स्ट है, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी और हमारा नेक्स्ट है जी। ठीक है, तो ए, बी, सी और जी। ठीक है, डी सही नहीं है दोस्तों, अधिसूचित नहीं किया गया था। तो ये हमारा ए, बी, सी और जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? पहला देखिए, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। गणपूर्ति बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम कह लीजिए दोस्तों। कोरम क्या होता है? तो कोरम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसके द्वारा वो संख्या उपस्थित होने पर ही बैठक, जो ग्राम सभा की बैठक या किसी भी संस्था के कोरम की बात करें तो उसकी बैठक प्रारंभ हो पाती है। यदि हम बात करें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा का जो कोरम है 1/10 है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 नहीं हो सकता, कुल संख्या का 1/2 नहीं हो सकता। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला होना चाहिए, ये भी गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होना चाहिए, ये सही है, ये सही है। 5 वाला जो स्टेटमेंट सही है। एक्चुअल में कोरम तो है 1/10 और 1/10 सदस्य उपस्थित हैं, उसमें 1/3 जो है महिला अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या है? महिला अनिवार्य है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 1/3। क्लियर? चलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो 5वां स्टेटमेंट सही। 6वां देखिए, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, गलत। 1/3 ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चल, मैं सरपंच और जो वार्ड के पंच हैं वो मेनली हैं, यहाँ पर सरपंच भी दिया हुआ है, तो इसको आंसर लिया गया था, इसलिए इसको भी ध्यान रखेगा। तो ये तीनों के तीनों जवाबदेही होते हैं। 1, 5, 7 ये वाला जो आंसर हमारा डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित हैं? कोरबा नदी बेसिन की बात करें, कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान, पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान में तो नहीं है दोस्तों, ये कोरबा में ही है, कोरबा नदी बेसिन। ठीक है, तो इसको तो मतलब मिनिमम है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। सबरी नदी बेसिन मैकल श्रेणियां, सबरी नदी बस्तर का पठार उड़ीसा से निकलता है और बस्तर में प्रवेश करता है दोस्तों। तो मैकल पर्वत श्रेणी है आपका कवर्धा में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हस्तोरामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हस्तोरामपुर बेसिन जो है वो बघेलखंड के पठार का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें प्राकृतिक क्षेत्र के हिसाब से कोरबा नदी बेसिन भी वो छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर हो जाएंगे। देखिए, कोरबा नदी बेसिन भी जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का ही क्षेत्र होगा। क्लियर। तो इसमें डबल डबल दिया गया है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए। ठीक है, इसमें आंसर लिया गया था सी, मगर ये भी जो है वो सही ही होगा, क्योंकि कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान में ही पड़ता है। पूरा बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, ये तीनों जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कोरबा नदी बेसिन भी छत्तीसगढ़ मैदान का भाग होना चाहिए, लेकिन आंसर लिया गया था हसदोरामपुर बेसिन को, इसको ध्यान रखिएगा। मनियारी नदी बेसिन बस्तर का पठार, तो ये तो असंभव है, मनियारी नदी मुंगेली से निकलती है, तो ये तो बस्तर का पठार जा ही नहीं सकता है। तो हमारा आंसर सी है, ये लिया गया था, आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। और कोरबा नदी बेसिन के संबंध में मैंने क्लियरेंस दे दी है, वो नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को भी चुनना पड़ता है दोस्तों, आजकल ऐसे नहीं है, आंसर वाले क्वेश्चन देंगे जिसमें सभी जो आंसर है हमको सही लगेंगे, लेकिन वहां पर आपको उचित आंसर का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, तो उस बात का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। गोविंद सागर झील है, बांध है और इधर नदी है, सतलज नदी पर बनी है, बिल्कुल बनी है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है। कोलेरू झील कृष्णा नदी, कोलेरू झील जो है कृष्णा प्लस गोदावरी नदी पर है, कृष्णा प्लस किस में है, गोदावरी नदी पर है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और आगे देख लेते हैं, उकई जलाशय ताप्ती, ये भी गुजरात में है, एकदम सही जवाब है। वुलर झील झेलम जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही है। ठीक, तो इसके हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न में आंसर हमारा बी होगा। जो कोलेरू झील है कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर बनी हुई है दोस्तों, उसको ध्यान रखेंगे। मुहाना मतलब दोनों के बीच दोआब पर बनी हुई, कृष्णा गोदावरी के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, ये। क्लियर है, उचित आंसर का चुनाव करना है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको पूरी बुद्धि से शांत मन से बैठकर उत्तर देना होगा, और जरूर आप उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, छाप दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 5वां नहीं दोस्तों, आपको पता है 7वां बड़ा देश है। ठीक है, कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो भारत आता है। क्लियर है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। तो ये 7वां है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत यहाँ किए हुए है, आएगा अधिकृत किए हुए है, बिल्कुल किया हुआ है। पूरे जो भूमंडल है, स्थल मंडल है,
उसका 2.4% भाग जो है वो अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गलत है दोस्तों, आपको पता है समूचा भारत नहीं है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक बना दूं, मेरा ड्राइंग तो खैर माशाल्लाह है, फिर भी आपको समझ में आए तो। अब यहाँ से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो कर्क रेखा तो नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो समूचा भारत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो है वो 37 डिग्री के आसपास और नीचे 8 डिग्री पॉइंट समथिंग समथिंग, आप उसको देख लीजिएगा। तो ऊपर नहीं है, मतलब समूचा भारत हमारा उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है यहाँ से गुजरती है, तो ऊपर उष्णकटिबंधी नहीं आएगा, शीतोष्ण कटिबंध में आएगा और नीचे उष्णकटिबंधी वाला क्षेत्र आएगा। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री जो है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो समय को निर्धारित करता है। तो एक गलत है, 2 सही है और 4 सही है। 2 और 4, ऑप्शन डी हमारा होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आया समझ में? नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो ये वृहद निकोबार में, मध्य निकोबार में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। ये है दोस्तों उत्तरी अंडमान में। कहां पर है? उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर एक जगह है, वहां पर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पर बात करें निकोबार द्वीप का, निकोबार का जो है सबसे जो ऊंचा पीक है दोस्तों, जो वो है आपका माउंट थोलियर। क्या है दोस्तों? माउंट थोलियर। और इसकी जो ऊंचाई है ये है आपका 642 मीटर। कितना है? 642 मीटर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जनजाति का युवा गृह गीतियोना कहलाता है? कंवर जनजाति, बिरहोर जनजाति, प्रधान जनजाति या भैना जनजाति। तो यहाँ पर सीधा सीधा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति का, तो ये आएगा आपका बिरहोर जनजाति दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है वो गीतियोना कहलाता है। युवा गृह क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं। जो अविवाहित स्त्री और पुरुष का जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा और विभिन्न प्रकार की जितनी जानकारियां प्राप्त करने का स्रोत जो है वो क्या है, युवा गृह होता है जनजातियों में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। देखिए 31, 39, 14, 53। मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों को नहीं आता है, जबकि बचपन से लिखते आए हैं दोस्तों। तो ये गलत है, ये होगा 31। क्या होगा? 31 होगा, ठीक है। तो ये गलत है। 39 नहीं होता दोस्तों, 39 होगा। ये भी ठीक है। 14 ये भी गलत है दोस्तों, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 53 ये सही है। 53 जो है सही लिखा। क्या? शुद्ध वर्तनी। तो ये वर्तनी की दृष्टि से जो है दोस्तों 53 जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। इसके लिए संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ हो ऐसा होना चाहिए। हाँ, प्राप्त हुआ हो है दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ हो, इसके लिए सही शब्द क्या होगा दोस्तों? इसके लिए सही शब्द रिक्त, पुंसचली, सद्य स्नाता, तुंदिल। तो इसके लिए दोस्तों रिक्त, इसका सही जो आंसर होगा रिक्त होगा। पुंसचली जो पर पुरुष के साथ जो चली जाती स्त्री उसके लिए कहा जाता है। सद्य स्नाता जो तुरंत अभी स्नान करके जो आया है उसको कहा जाता है तुंदिल। तुंदिल पेट, बड़े पेट वाले को तुंदिल कहते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान रखेगा, इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे निस्तंद्र, निष्कंटक, निश्चय, उक्त सभी।
ये क्वेश्चन गलत है, निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है में आएगा। ठीक है, निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें भी हुआ है। देखिए ये श देखकर आप नहीं घबराएंगे, यहाँ आधा श है, एक्चुअल में निश्चय ये ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आधा स है। ये स कोई भी रहे आपको घबराना नहीं है, कोई भी स हो, उपसर्ग केवल निश है दोस्तों। अगर उपसर्ग आपसे पूछता है तो केवल निस है। निस प्लस ये है तंद्र, ये है निस प्लस तंद्र, ये है निस प्लस कंटक, और ये है निस प्लस चय। ठीक है, चय। तो यहां पर सभी उक्त सभी में जो है वो निश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार प्रत्यय रहित विकल्प का चयन करें जिसमें कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और कार का जो अर्थ लिया जाता है दोस्तों वाला के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, तो सलाहकार सलाह देने वाला, दस्तकार काम करने वाला, ठीक है, कलाकार आर्ट वाला काम करने वाला, निराकार। इसमें देखिए दोस्तों निराकार जो है इसमें कार प्रत्यय नहीं है, ये निर उपसर्ग लगा हुआ है, सॉरी निरुपसर्ग है, और आ उपसर्ग है, और कार इसमें मूल शब्द है। ठीक है, क्लियर है। कार मतलब करने वाला। ठीक है, निराकार परम ब्रह्म उपासना करते हैं ना, तो निराकार जो सब करने वाला है, मतलब इस ब्रह्मांड में सब को करने वाला निराकार, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो दिखाई नहीं देता है, परम ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कार प्रत्यय का उपयोग प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, उक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो छात्रों ने परिश्रम किया और वे उत्तीर्ण हो गए, उसको मिश्र वाक्य में बनाइए। ओके, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, बिल्कुल गलत है। परिश्रम को ऐसा तो सेंटेंस ही नहीं है। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, ये भी नहीं बनेगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सेंटेंस है उसकी जो मूल भावना है वही निहित होनी चाहिए, और शब्द लगभग सेम आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कंजक्शन मतलब जो जोड़ने वाले शब्दों का ही प्रयोग होगा, इसके अलावा और किसी का नहीं। तो छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पर सीधा सीधा लग जाएगा दोस्तों जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करके जाएंगे, और कल से जो है वो लाइव क्लास होगी, आप सभी को इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट जरूर करिएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने दोस्तों बता दिया है, हमारा जो है एबीओ का जो क्लास चल ही रहा है, तो अगर आपको किसी को भी ज्वाइन करना है तो ये बैच हमारा न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे कॉन्टेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।